Hello to all our dear students. Today is 2nd of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. As you all know, before starting the discussion of articles, we move to the some ethical terms related to the examination point of view. तो आज हमें पर्सनल एथिक्स के बारे में जानना है। देखो, जब हम पर्सनल एथिक्स की बात करते हैं तो आप समझिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, हम है, आप है या कोई भी है, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ मोरल प्रिंसिपल्स या फिर एथिकल वैल्यूज ऑपरेट हो रही होंगी और वो आपके वैल्यूज डिफर कर सकते हैं। किसी के अंदर ऑनेस्टी होगी तो किसी के अंदर करेज होगा, किसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हो सकती है, वो सब वेरी करती है। एंड ये सारे मोरल स्टैंडर्ड्स या फिर जो आपके एथिकल प्रिंसिपल्स है उनके कंडक्ट या फिर उनके बिहेवियर में हमें दिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं, लेट से कि आपके पड़ोस में कुछ झगड़ा हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, एंड आपको उसके बारे में पता चला और आप गए और उस कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। आपकी जो मोरल वैल्यूज है उसके अनुसार आपने जो सजेशंस देने थे वो सब दिए और फिर जो मसला है, मुद्दा है, वो शांत हो गया। तो यहां पर आपके अंदर कुछ ऐसी प्रिंसिपल थी जिसके कारण लोग हैं उसमें विश्वास जगा, ट्रस्ट जगा और फिर वो जो मुद्दा है वो शांत हो गया। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं संवेदनशीलता थी, सेंसिटिवनेस थी। तो वो जो सेंसिटिवनेस है वो क्या हो गया, आपका एक पर्सनल एथिक्स हो गया, ठीक है। यानी कि वो आपके अंदर मौजूद थी और जब समय आया तो फिर वो एक्शन में तब्दील हुआ, कंडक्ट में तब्दील हुआ और आपने उसको परफॉर्म भी किया और उससे जो दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो खत्म हुई। उसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, उनके अंदर ऑनेस्टी थी, ठीक है, जो बोलते थे साफ और सीधे शब्दों में बोलते थे। एंड नॉट ओनली दैट, जो उनके अंदर ट्रूथफुलनेस की भावना थी, सत्य को लेकर जो उनका विचार था, है ना, उसके कारण उन्होंने हमारे देश को आज़ादी भी दिलाई और साथ ही साथ बहुत सारे लीडर्स को एक प्रकार से एस्पिरेशंस का उन्होंने काम किया। तो ये आपका पर्सनल एथिक्स को रिप्रेजेंट करता है। नॉट ओनली दैट, आप एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल ले सकते हो। उनके अंदर काइंडनेस की अपार क्वालिटी थी, ठीक है, पेशेंस की अपार क्वालिटी थी, टॉलरेंस की अपार क्वालिटी थी। तो ये सब क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स या फिर एथिकल वैल्यूज मौजूद होते हैं जो एक्शन के रूप में, बिहेवियर के रूप में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए, आप भी एग्जाम्पल सोच सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो एग्जाम्पल को। वो आपके कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, कोई लीडर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं। देयर इज वेराइटी ऑफ डायमेंशंस यू कैन एक्सप्लोर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति के अंदर मोरल प्रिंसिपल रहने के बावजूद, पर्सनल इथिक्स की सर्टेन क्वालिटी रहने के बावजूद वो उसके एक्शन में तब्दील नहीं हो पाती है। और ये कभी कभी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि डिस्पाइट कि आपका प्रिंसिपल कुछ और कहता है लेकिन आप एक्शन कुछ और कर रहे हो। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो आपके अंदर मोरल प्रिंसिपल है वो कंपलसरली आपके बिहेवियर में तब्दील हो ही जाएगा, आपके एक्शन में तब्दील हो ही जाएगा, क्योंकि वो वैरायटी ऑफ सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके दोस्त हैं तो आप उनके साथ कुछ अलग तरीके से हो सकता है व्यवहार करते हो, लेकिन यही अगर कोई काफी बड़ा लीडर हो जाए, सामने आ जाए, तो उसके सामने हो सकता है कुछ बिहेवियर में चेंज आ जाए। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने आपको पर्सनल एथिक्स के बारे में बताया, होप यू अंडरस्टूड। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट
लेक्चर सीरीज में हो सकता है प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में जानेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट वी विल डिस्कस। बस हम आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देते रहते हैं ताकि आपका जो सोचने की क्षमता है, एग्जाम्पल को निकालने की क्षमता है, वो काफ़ी बढ़े। आप 2-3 एग्जाम्पल हमें सोचकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। सो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। आज हमें 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल पर डिस्कशन करना है। पहला आर्टिकल बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट के शक्ति स्कीम को लेकर है, और इसमें आपको जानने को मिलेगा कि जो वोमेन का प्रेजेंस है इन द पब्लिक स्पेसेस काफ़ी लिमिटेड हमें देखने को मिलता है। नॉट ओनली लिमिटेड, आप ऑब्जर्व करते होगे कि जैसे आप बस में जा रहे हो या फिर रोड पर ट्रेवल कर रहे हो या फिर रेलवे स्टेशन जा रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ मेल डोमिनेशन देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ पुरुष की ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिलती है, महिलाएं काफ़ी कम संख्या में नजर आती हैं। तो आखिरकार इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कोई तो कदम उठाए। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस मेंटलिटी को चेंज करने के लिए ये योजना लाई है। हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। जो दूसरा है आपका, वो बेसिकली साइंटिस्ट जो डाटा प्रोवाइड करते हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, अब उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सेंस में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये अभी आपके रिसेंट रिपोर्ट के कारण क्रिटिसिज्म में आया है। जैसे मैंने भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो जुलाई का टेम्परेचर है वो लगभग 1 लाख साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब आप हमें बताओ, साइंटिस्ट ये कैसे जान पाएंगे कि 1 लाख साल पहले टेम्परेचर क्या था, एंड उस समय जब इंसानों की प्रेजेंस नहीं थी, और साथ ही साथ जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं वो भी तो आपकी रिसेंट डिस्कवरी है, दैट इज योर थर्मोमीटर। तो हम कैसे ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि पास्ट में जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था या टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था? तो ये सवाल का जवाब आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विद कर्नाटका शक्ति स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पर्सपेक्टिव को भी डेवलप करने में काफ़ी मदद करेगा। दैट आर्टिकल विल बी कवर्ड अंडर द टॉपिक वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। तो बेसिकली मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप जब भी पब्लिक स्पेस में जाते हो, जो भी पब्लिक स्पेस है, रोड या फिर आपका बस या रेलवे या फिर रेलवे स्टेशन, तो आप देखते हो कि वहाँ पर मेल डोमिनेशन है, यानी कि दे आर मोस्टली ऑक्युपाइड बाय द मेन, नॉट फीमेल। ठीक है, अब ये होती क्यों है, वाई दिस डोमिनेशन? तो राइटर इसके 2 कारण बताते हैं। पहली बात तो देखो ये कि जो महिलाएं हैं ना, वो मोस्टली हाउस होल्ड वर्क में इंगेज्ड रहती है, जैसे घर के कामों में। एंड हमारे पास डाटा भी है, जैसे वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन द वर्क फोर्स कितना है, 24%। तो आप समझो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो वुमेन है मोस्टली हाउस होल्ड वर्क में ही इंगेज रहती है, तो उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा समय है वो घर में ही बीतता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट कंसर्न सेफ्टी से रिगार्डिंग रहती है, जिससे कारण महिलाओं को बाहर जाने से रोका जाता है, और ये जो महिलाएं होंगी वो भी फेस करती होंगी, आप भी ऑब्जर्व करते होंगे इन सब चीज़ों को। तो ये कुछ 2 कारण हमें बताए गए हैं। तो जो शक्ति स्कीम है ना, इसी जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करने का एक योजना है जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लेकर आया। और जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब वही हो गया कि वोमेन को एज एन इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है, एंड वी रिफ्लेक्ट इन द पब्लिक स्पेसेस। तो ये जो आपका स्कीम है शक्ति स्कीम, जो एक प्रकार से क्या करेगा कि जो महिलाएं हैं वो गवर्नमेंट रन बस सर्विसेज को फ्री में अवेल कर सकती है, यानी कि फ्री में ट्रेवलिंग कर सकती हैं। तो उनको जो कॉस्ट लगता था ट्रेवलिंग का वो नहीं लगेगा, स्पेसिफिकली टू द
गवर्नमेंट रन बसेस। तो वोमेन फ्री ट्रेवल करेंगी एंड दैट विल इनेबल कि महिलाएं ट्रांसपोर्टेशन को और अच्छे से एसेस कर सकेंगी एंड विल आल्सो इंश्योर द सेफ्टी फॉर द वुमेन बिकॉज मोर एंड मोर वुमेन विल ज्वाइन द ट्रांसपोर्टेशन एंड वो और ज़्यादा पब्लिक स्पेस में नजर आएंगी। ठीक है, और ये जो स्कीम है दैट विल आल्सो बेनिफिट द वर्किंग वुमेन और नॉन वर्किंग वुमेन। नॉन वर्किंग वुमेन क्या है कि महिलाओं को डिपेंडेंट रहना पड़ता है पैसों के लिए कि भाई साहब हमें पैसे कोई दे तब हम कहीं जाएं, फैमिली के पास जाएं, रिलेशन नेबर्स के पास जाएं। लेकिन ये चीज़ अब दूर हो जाएगी तो मोर एंड मोर वुमेन विल एबल टू इन्वॉल्व इन द पब्लिक स्पेस एंड नॉट ओनली दिस, जो आपके वर्किंग वुमेन है उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो आपका ट्रेवलिंग कोस्ट है वो महिलाओं के इनकम को प्रभावित करती है। तो अगर गवर्नमेंट इस बर्डन को हैंडल करती है तो दैट विल इनेबल कि महिलाएं लंबे दूरी का भी जॉब खोज सकती हैं जो उनके लिए बेटर होगा, ज्वाइन कर सकती है क्योंकि एक ये इश्यू आती है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण दूर महिलाएं ट्रेवल नहीं कर पाती। ठीक है, तो दैट्स वाई इससे महिलाएं मोर फार एरियाज में भी ट्रेवल कर पाएंगी एंड जॉब कर पाएंगी। दैट विल हेल्प देम एंड ऑल्सो इट विल इनेबल द वुमेन वर्किंग आउटसाइड द होम मोर अट्रैक्टिव। तो क्या कुछ ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का? तो पहली बात तो ये कि महिलाओं को पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व करने का ये एक अच्छा योजना है एंड जो पब्लिक स्पेस है विच इज मोर मेल डोमिनेटेड उसको लेस मेल में इनेबल करेगा। लेस मेल में इनेबल करने का मतलब ये है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन पब्लिक स्पेस वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। ऑल्सो इट एम्पावर्स वुमेन टू क्लेम एंड रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस, वही बात हो गई। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटका ने इस प्रकार की योजना को लॉन्च किया, देयर इज ऑल्सो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट दैट हैड ऑलरेडी लॉन्च्ड दिस स्कीम, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु में इस प्रकार की योजनाएं चलती है। और इसका इनिशियल डाटा देखे यानी कि कर्नाटका स्कीम के डाटा को देखे तो काफ़ी फाइन तरीके से वर्क कर रही है। शुरुआत के 3 दिनों में ही लगभग 98.5 लाख वोमेन अवेल्ड दिस स्कीम, या यूं कहो 1 करोड़ महिलाओं ने इस स्कीम का लाभ उठाया। ठीक है, बट देर इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म फॉर दिस स्कीम। तो 2 ग्राउंड पर क्रिटिसिज्म करा जाता है एंड राइटर उस क्रिटिसिज्म को ऑब्जेक्ट करने का प्रयास करते हैं वाया हिज आर्ग्यूमेंट। तो पहला तो ये है कि जो स्कीम है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीबी, यानी कि फ्रीबी का मतलब क्या हुआ कि फ्री में बांटते चलो। जैसे इलेक्शन के दौरान बहुत सारे आप फ्रीबीज इनिशिएटिव सुनते होंगे, तो राइटर का कहना है कि ये फ्रीबी नहीं है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव को आप समझिए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि महिलाओं की जो प्रेजेंस है पब्लिक स्पेस में वो काफ़ी कम है एंड उस इश्यू को दूर करने के लिए इस योजना को लाना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप फ्रीबी के रूप में कंपेयर नहीं कर सकते। और ऐसे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट फंडेड गुड्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, पार्क्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, रोड हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ये फ्रीबीज है? नहीं, ये हाइयर वेलफेयर को ध्यान में रखकर ये सब इनिशिएटिव लिया जाता है। आप समझो अगर रोडवेज को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो बहुत सारे पॉपुलेशन रोड पर चल नहीं पाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा उनको कॉस्ट देना पड़ेगा रोड पर चलने के लिए। दैट्स वाई ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। दैट्स वाई रेलवे गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। दैट्स वाई बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जो प्राइवेट तो ऑफर कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट अपने पास रखती है। क्यों रखती है? ताकि फेयरर एसेसिबिलिटी हो लोगों का, फेयरर आउटकम्स हो। ठीक है, नहीं तो सब कुछ प्राइवेट को दे देंगे
तो हमारे देश में इक्वलिटी की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, वो और ज़्यादा इक्वलिटी में बाधा ला सकता है, इनकम इनइक्वलिटी में बाधा ला सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है और उसका एम रहता है टू अचीव बेटर एंड फेयरर आउटकम्स जो प्राइवेट सर्विसेज हमें नहीं प्रोवाइड कर सकती। एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। अब देखो, जो एक्सटर्नलिटीज होती है ना, वो एक प्रकार से आप मानो ऐसा इवेंट जिसका पॉजिटिव या फिर निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो जब पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, निगेटिव होगा तो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहेंगे। तो जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कैसे ये क्रिएट करता है, क्योंकि जब महिलाएं पब्लिक स्पेस में आएंगी तो एक प्रकार से ये जो डोमिनेशन वाली भावना है ना, जिसके कारण महिलाएं कभी कभी इनसिक्योर भी फील करती है, उनको 4 फैमिली मेंबर के साथ जाना पड़ता है कोई काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें दूर होगी तो ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो ख़त्म होगा। तो दैट विल लीड टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। एंड ऑल्सो फिर एक बात यहाँ निकल कर आती है कि आर्टिकल 15 जो है हमारे संविधान का, ये एक आपका फंडामेंटल राइट है। इसमें तो साफ साफ बोला जाता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स लाइक सेक्स, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है कि महिलाओं को हम फ्री में ट्रेवलिंग अलाउ कर रहे हैं लेकिन पुरुषों को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर राइटर कहती है कि देखो, कोई भी हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं या फिर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट आपका रॉन्गफुल डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक है, ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इसकी ज़रूरत है महिलाओं को, इसके बगैर महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी, इसके कारण महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। इसीलिए तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हम देते हैं ताकि हम इक्विटेबल ग्राउंड फील्ड, इक्विटेबल प्लेइंग फील्ड तैयार कर सके जहां पर महिला और पुरुष एक बराबर स्टैंड पर खड़ा हो और तब जाके compete करे। तब हमें बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले इक्वल ग्राउंड फुटिंग पर तो उनको खड़ा करो। ये सबसे बड़ी बात निकल कर आती है। तो दैट्स वाई वी ब्रिंग सच इनिशिएटिव्स बिकॉज देयर इज ए रियलिटी ऑफ डीप पैट्रियोटिकल सोसाइटी, है ना। पैट्रियोटिकल सोसाइटी मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो इन सब को डील करने के लिए, इस प्रकार की विचारधारा को ख़त्म करने के लिए हमें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनको भी पता था। दैट्स वाई जो आपका आर्टिकल 15 है उसके अंतर्गत एक क्लॉज ऐड किया गया, 15 क्लॉज 3। इसमें क्या बोला जाता है कि महिलाओं हों या फिर बच्चे हों, इनके वेलफेयर के लिए एडिशनल वर्क किया जा सकता है, जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो जो शक्ति स्कीम है वो बेसिकली पैट्रियोटिकल सोसाइटी को चैलेंज करने का एक अच्छा तरीका है। इट चैलेंजेस द मेलनेस ऑफ पब्लिक स्पेसेस। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आप देख लो संविधान में वी हैव द स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 15 क्लाउज 3 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी एक अच्छा जजमेंट है जो आप इसको कोट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरा लाइन ही कोट करना है, कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स लगे उसको आप कोट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पी विजय कुमार जजमेंट में कहा था कि जो क्लाउज 3 ऐड किया गया आर्टिकल 15 के अंतर्गत, ये दिखाता है कि जो महिलाएं लंबे समय से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी, सोशली एंड इकोनॉमिकली हैंडीकैप जैसे सिचुएशन में थी, तो उसको कर्व करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमें कुछ स्पेशल इंसेंटिव तो देना पड़ेगा ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस बैकवर्डनेस दे वर अनेबल टू पार्टिसिपेट इन द सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन ए फूटिंग ऑफ इक्वलिटी। दैट्स वाई ये स्पेशल प्रोविजंस के कंसेप्ट लाए गए थे। वे फॉरवर्ड वही है कि हाँ, ये कंसर्न्स रहते हैं कि अगर पब्लिक स्पेसेस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तो देयर कैन बी द कंसर्न्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्टअप करने पड़ेंगे। लेकिन ये सब एक अपनी कंसर्न है, उसको भी डील करना होगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक स्पेस में महिलाओं को इन्वॉल्व करना, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब कंसर्न्स को भी डील किया जाना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो स्कीम है
it is in a right direction in guaranteeing equal citizenship of women. तो होप यू अंडरस्टूड द आर्टिकल। यहाँ पर बेसिक एम को समझो इस स्कीम के, है ना। इस स्कीम के बारे में यूपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन इस स्कीम को आप हर जगह पर यूटिलाइज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। जहां पर आपको पैट्रियोटिकी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो कि कर्नाटका का ये स्कीम है जो पब्लिक स्पेसेस में जो मेल डोमिनेंस है उसको भी काउंटर करने के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है। तो इस प्रकार से केस स्टडी में भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो होप यहाँ से आपको चीज़ें साफ हो गई होंगी। नाउ वी मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, दैट इज योर होलोशीन क्लाइमेट एनोमलीज। मैंने आपको बताया कि इशू चल रहा था, एक रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, है ना। उस रिपोर्ट की चर्चा मैंने भी आर्टिकल में डिस्कस किया था, जिसके तहत जो जुलाई महीने का टेम्परेचर है उसको बताया गया कि ये एक्सीड कर गया टू द टेम्परेचर दैट वाज 1 लाख ईयर्स एगो। तो यहाँ पर फिर सवाल खड़े होने लगे, क्रिटिसिज्म आने लगा कि आप भाई साहब 1 लाख साल पहले कैसे पहुँच गए, इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हो कि 1 लाख साल पहले आपका यही टेम्परेचर था, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये हेडलाइंस थी आपकी, ठीक है। वही राइटर कहते हैं कि साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल टू मेक सच ए क्लेम। जो टेम्परेचर इस्टीमेट्स करने का तरीका को समझिए आप पहले। एक तो ये है कि हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर को एग्जैक्टली नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। आप अपने शरीर में लगाओ थर्मोमीटर, आप जो है टेम्परेचर को माप सकते हो। लेकिन बिफोर थर्मोमीटर्स इन्वेंटेड, तो हम किस प्रकार से टेम्परेचर को मापते थे, ठीक है। या फिर जो आपके क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इन सब के बारे में हमें कैसे पता चला। तो उसके लिए जो टूल साइंटिस्ट यूज करते हैं वो है आपका पैलियोप्लॉक्सी, ठीक है। पैलियोप्लॉक्सी हो सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछ दिया जाए, द टर्म पैलियोप्लॉक्सी समटाइम्स रिलेटेड टू व्हाट। तो जैसे आप पैलियो क्लाइमेट की हम बात करते हैं, आपने ज्योग्राफी के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में सुना भी होगा। जो अल्फ्रेड वेगनर है वो एक पैलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जो पास्ट क्लाइमेट की स्टडी करते थे, और ड्यूरिंग दैट उनको फिर पता चल गया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ है। ये कुछ मैंने बेसिक ओवरव्यू बताया, इस आर्टिकल में नहीं डिस्कस दिया है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो पैलियोप्लॉक्सी है ना, वो आपका कोई थर्मामीटर नहीं है कि हम भाई साहब एग्जैक्ट टेम्परेचर बता देंगे। पैलियोप्लॉक्सी के माध्यम से हम इनडायरेक्टली जो टेम्परेचर है या फिर क्लाइमेट है अर्थ के पास्ट का, उसको हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। और पैलियोप्लॉक्सी में क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है ना उसकी लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। तो ऐसे में बहुत सारे इवेंट्स हमारे अर्थ पर हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इवेंट हुए हैं और उस इवेंट में बहुत सारी चीज़ें क्या है ना डिस्ट्रक्ट हो गई, जो हमें एविडेंस के रूप में नहीं मिलती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी रही जो लंबे समय तक प्रिजर्व रही, और उसके कारण हम पता लगा पाते हैं कि अर्थ के पास्ट में क्या हुआ था, अर्थ का पास्ट का क्लाइमेट क्या था। और वो आपके जो टूल्स हो सकते हैं वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे आपका ट्री का रिंग हो गया, उसके माध्यम से हम ट्री के एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देर आर वेरियस बायोलॉजिकल एंड केमिकल सिग्नेचर्स जो टेम्परेचर को इनडायरेक्टली डिकोड कर सकती है पास्ट के क्लाइमेट का, ठीक है। तो इन मेजर्स को हम प्रॉक्सी कहते हैं। एंड वाई प्रॉक्सी? बिकॉज दे डू नॉट डायरेक्टली मेजर टेम्परेचर, इनडायरेक्टली हम इन्फर करते हैं, ठीक है। जैसे ट्री रिंग्स है, तो हम इनडायरेक्टली इन्फर करते हैं ना कि आखिरकार एज ऑफ ट्री क्या है। डायरेक्टली कोई मशीन तो नहीं है, हमने मशीन लगा दिया और हमें एज पता चल गई, हम इनडायरेक्टली इन्फर करते हैं। तो ऑल्सो देयर आर वेरियस टूल्स जो आपका यूज होता है टू डिकोड द क्लाइमेट ऑफ द पास्ट। इट कैन बी आइस कोर्स। आइस कोर्स को समझिए, जैसे आपका ग्रीनलैंड है या फिर अंटार्कटिका है, वो थिक आइस के नीचे दबा हुआ है, ठीक है। तो वो जो आइस एक्यूमुलेशन हुआ, जाहिर सी बात है जो सबसे नीचे दबा हुआ आइस होगा वो सबसे पहले बना होगा। उसके बाद समय बीतता गया, आइस एक्यूमुलेशन उस पर होता गया होगा, एंड जो आपका प्रेजेंट टॉप सरफेस होगा
ग्रीनलैंड का या अंटार्कटिका का, वो जाहिर सी बात है रिसेंट एक्यूमुलेशन का फेनोमेना होगा। तो आइस कोर में क्या करते हैं हम, आइस की ड्रिलिंग करके नीचे वाले आइस के सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और उससे हम डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ उस समय क्लाइमेट होगा, एंड हो सकता है कोई ऐसा वेजिटेशन भी मिल जाए जो उनके बिलीफ को सब्सटेंशिएट भी कर दे। ठीक है, जैसे हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वेरियस एविडेंसेस देखते हैं, वेजिटेशन से रिलेटेड एविडेंसेस देखते हैं, है ना, ग्लेशियर रिलेटेड एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार से हम प्रॉक्जी के माध्यम से आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। बट आप हमें बताओ कि डिस्पाइट यूजिंग द प्रॉक्जी, क्या ये हम सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि नहीं इसी प्रकार की घटना एग्जैक्टली हुई होगी, क्या यही टेम्परेचर रहा होगा, यही क्लाइमेट रहा होगा? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज इतनी लॉन्ग हिस्ट्री है अर्थ की, डेफिनेटली देयर कैन बी द एनोमली। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, आइस कोर्स है, ड्रिलिंग है, प्रॉक्सी, ट्री रिंग्स है जो मैंने आपको बताया, फॉसिल लीव्स है, बोर होल है, कोरल्स है। कोरल्स क्या होता है ना कि जो डेड कोरल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं लेयर बाय लेयर। तो हम जितना नीचे जाएंगे डेड कोरल लेयर के, उतना हमें पास्ट के सिचुएशन के बारे में पता चलेगा। देर इज मैनी मोर लाइक लेक एंड ओशन सेडिमेंट्स, जितना नीचे सेडिमेंट्स होगा उतना पुराना हम हिस्ट्री को डिकोड कर सकते हैं, और जो सेडिमेंट जितना ऊपर डिपॉजिट रहेगा हम रिसेंट स्टडी ही कर पाएंगे, है ना। तो होता है ना सेडिमेंट्री, क्या करते हैं लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता है, तो जो सबसे नीचे सेडिमेंट्स होगा वो सबसे पुराना सेडिमेंट होगा। तो इसको अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, इनडायरेक्टली इन्फर करने का प्रयास करेंगे, तो जाहिर सी बात है इससे हमें पुराने क्लाइमेट पैटर्न्स या वेजिटेशन पैटर्न्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। देयर आर ऑल्सो मेनी टूल्स लाइक मेम्ब्रेन लिपिड्स, शूडो प्रॉक्सीज। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से तो मैंने एक इनडायरेक्टली आपको बताया, लेकिन वही बात है कि डिस्पाइट वाया ऑल दीज टूल्स देयर इज सर्टेन इश्यू ऑफ कन्फर्मिटी। ठीक है, तो एनोमलीज आनी आम बात है। तो क्या करते हैं ना साइंटिस्ट भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हाँ टेम्परेचर एनोमलीज आ सकते हैं। तो क्या करते हैं ना कि जो वो टेम्परेचर एनोमलीज आने की संभावनाएं होती है उसको अपने डाटा कैलकुलेशन में मैनेज करते हैं, ताकि एनोमली का इफेक्ट को हम इंक्लूड करें और हम रियल पिक्चर की तरफ आ पाए। लेकिन टेम्परेचर एनोमलीज तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर के कारण अगर हो सकती है। तो टेम्परेचर एनोमली भी कैलकुलेट करना अपने आप में चैलेंजिंग है, और जब तक हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर एनोमली का, तो हम ट्रू प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ से राइटर इन्फर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो अर्थ का क्लाइमेट है, दे हैज विटनेस्ड ग्लेशियर, आइस एज, डी ग्लेशियर पीरियड। ठीक है, एंड अगर हम होलोसीन पीरियड की बात करें, आपको भी पता है ना कि अर्थ की जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इंसानों ने बांटा है उसको, और उसमें आपका बहुत सारे इरा आते हैं, उसके बाद पीरियड आता है, उसके बाद इपोक होता है, जैसे आपने प्लेस्टोसीन आइस एज सुना होगा, है ना। और उसके बाद होलोसीन, होलोसीन में क्या हुआ कि जो प्रेजेंट ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमंस है, वो बेसिकली इमर्ज होकर आई। तो ये बेसिकली अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री है जो डिफ्रेंशिएट करते हैं पीरियड के बीच। तो जो होलोसीन पीरियड है जिसमें आपका मॉडर्न ह्यूमन इमर्ज हुआ, तो प्लिस्टोसीन आइस एज के बाद आपका होलोसीन पीरियड हुआ। प्लिस्टोसीन आइस एज क्या था? प्लिस्टोसीन आइस एज बेसिकली आपका कि जो वर्ल्ड था ना वो आइस से डोमिनेट हो गया था, यानी कि कूलिंग पीरियड था एक प्रकार से। तो ऐसा मत समझना कि जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है सिर्फ ह्यूमन कर रहा है। पास्ट में ह्यूमन तो एब्सेंट थे, लेकिन पास्ट में भी क्लाइमेट चेंज हुआ। तो प्लेस्टोसीन आइस एज इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऑल्सो प्लेस्टोसीन आइस एज के बाद क्या हुआ कि अर्थ वार्म पीरियड में आने लगा। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो डी ग्लेशियर पीरियड, जब ग्लेशियर्स की जो मात्रा है वो कम होने लगी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो वही बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अभी जो है ना
इंटरग्लेशियल पीरियड चल रहा है, यानी कि पैलेस्टोसिन आइस एज पीरियड था, ठीक है, जहाँ पर ग्लोबल कूलिंग थी। तो अब जाहिर सी बात है क्या होगा कि आपका वार्मर पीरियड का फेज आएगा, फिर एक समय होगा जब आपका ग्लेशियर पीरियड आएगा। इसलिए जो आपका इस फेज को बहुत सारे एक्सपर्ट इंटरग्लेशियल पीरियड भी कहते हैं, यानी कि द पीरियड बिटवीन द टू ग्लेशियर पीरियड, और ये रिलेटिवली वार्मर होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन में वही बात निकल कर आती है कि हम समझते हैं कि जो पैलियो क्लाइमेट है, दैट इज द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द पास्ट, वो एक रियर व्यू मिरर है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूचर। यानी कि पैलियो क्लाइमेट से हम पास्ट क्लाइमेट के बारे में पता लगाते हैं, और बेस्ड ऑन द पास्ट क्लाइमेट की क्या चेंजेज हुआ, उस हिसाब से हम फ्यूचर क्लाइमेट का प्रोडिक्शन करते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्गर टाइम स्केल्स। बट ये जो हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, इसमें भी अनोमली रहती है, क्योंकि हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो बेसिकली पास्ट के डाटा से करते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट मोमेंट है दे आर अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल अभी ह्यूमन का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, पहले ह्यूमन का कोई रोल हुआ नहीं करता था, अब ह्यूमन का रोल बढ़ गया है, तो देयर कैन बी द एनोमली एज वेल। तो ये दिखाना, डराना बड़े बड़े डाटा से कि भाई साहब अगर अपना इमिशन कंटिन्यू करोगे तो फिर इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी, क्लाइमेट टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो आई थिंक कि इससे क्या होता है ना कि जो आपके कम्युनिटी है, जो एक प्रकार से साइंटिस्ट पर ट्रस्ट करते हैं, वो प्रभावित हो जाएगी। एंड जो प्रयास किए जा रहे हैं स्टेट के तरफ से, वर्ल्ड गवर्नमेंट के तरफ से, उस प्रयास पर पानी फिर जाएगा। इसलिए जो डाटा आप देते हो वो रियलाइबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंड गोल को मीट करने के लिए मीन्स को ही बदल दो। होता है ना, आप एथिक्स में पढ़ते हो इंड वर्सेस मीन्स। इंड मतलब क्या हुआ कि जो आपका अंतिम गोल है, मीन्स मतलब जिस रास्ते पर चलकर आप गोल को या इंड को प्राप्त करोगे। तो वही बात है कि भाई साहब इंड गोल ठीक है कि हम क्लाइमेट चेंज को कम करना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ का डर फैला दे कम्युनिटी में, और इससे कुछ होना जाना है नहीं, बल्कि ट्रस्ट ही बिगड़ेगा, है ना। तो होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड मॉडर्न सोसाइटीज काफ़ी विश्वास करती हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर, तो ये ट्रस्ट रहने देना चाहिए। ये ट्रस्ट और मजबूत होने की ज़रूरत है। अगर इस पर कुछ असर पड़ेगा तो डेफिनेटली जो आपका ग्लोबल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, एसोसिएशन का इन द क्लाइमेट नेगोशिएशन, फिर वो कोई आपका पॉजिटिव आउटकम नहीं देगा, क्योंकि ट्रस्ट पर ही ये सारे जो नेगोशिएशन से किए जाते हैं। आप समझो कि आज इंडिया और यूएसए के बीच ट्रस्ट हुआ है, ट्रस्ट बना है, तभी तो आज डील काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है, कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। लेकिन ट्रस्ट का रास्ता एक समय नहीं था, तो कॉपरेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, जहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट के कारण आपका जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकल पाता है। तो होप यू अंडरस्टूड, यू गॉट द आंसर दैट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। विल मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज।